हेलो स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मेरा पार्ट थर्ड मतलब ये थर्ड वीडियो है। और इससे पहले मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बता दिया है कि हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कि किस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मैं एक्सरसाइज वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो एक्सरसाइज 3.1 ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी को ले लेते हैं, और इसी बहाने क्या होगा कि हमारे ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, जैसे आप लोगों ने इसमें की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो साथ में अपनी बुक भी रख लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 बैट्स हैं और 6 बॉल्स वो ख़रीदता है 3,900 में, एक कोच। और फिर वो लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, फिर एक और बैट खरीदता है और 3 बॉल और ख़रीदता है। वो कितने की? 1,300 की। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ओके, अगर ज्योमेट्रिकली आए या ग्राफिकली आए एक ही बात होगी, ज्योमेट्रिकली आए या फिर ग्राफिकली आए, दोनों ही केसेस में आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो पहले तो हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने से पहले उसको हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट and 1 ball be ₹X and ₹Y respectively। हमने एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी मान ली, X रुपीज़, और बॉल की कितनी मान ली, Y रुपीज़। तो पहली जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी 3x, और 6 बॉल्स की कितनी होगी आपकी 6y। इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है आपकी 3,900। आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी आनी चाहिए। 1 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, second condition we have एक बैट है हमारा X रुपीज़ का, 3 बॉल्स 3y, तो ये कितना है हमारा 1,300। ओके, अच्छा, हमेशा क्विक वेरिफिकेशन कर लो, क्विक वेरिफिकेशन कर, ये क्विक एक छोटा सा पता कर लो आप ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कि हमारा ग्राफ कैसा आना चाहिए। इसमें आप A1/A2 की वैल्यू देखो। इसमें A1/A2 कितना आएगा आपका 3/1। ये करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, मैं रफ उसमें बता रहा हूँ कि आपको 30 सेकंड में ये पता लग जाएगा कि हमारा ग्राफ जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए। ये आएगा 3/1, और 6/3 का मतलब कितना आ जाएगा आपका 2/1। इसका मतलब यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो आपका ग्राफ जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मैं पहले 2 वीडियोस में क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी या तो इक्वेशन आपने फॉर्मेशन में गलती की है, या फिर आपको ग्राफ ड्रॉ जो किया है उसमें आपसे मिस्टेक हो गई है। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, यहाँ पर A1/A2 क्योंकि बोला नहीं है उन्होंने, हमने करना है, मैं तो खाली ये बोला आप लोगों को कि क्या करना है, आपको एक छोटा सा चेक कर लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x + 6y कितना है हमारा 3,900। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो आपको क्या करो कि अगर पॉसिबल है ना तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अगर हो सकता है तो। देखो इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 3 से डिवाइड कर दे दोनों साइड्स में, तो ये आ जाएगा आपका x, ये आ जाएगा 2y, और ये आ जाएगा 1000
300। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और यहाँ पर कितना था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ये इक्वेशन 1 से हमने वो किया है। अब क्या करें हम, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ टेबल बनाने के, 1300 माइनस 2y। अब आप y की वैल्यू पुट करते जाइए और x की वैल्यू निकालते जाइए, एक टेबल आप बना लेंगे। ये x की वैल्यू फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसमें x की वैल्यू आई, मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू आई थी हमारी 1300 माइनस 2y। अब एक टेबल बना लेते हैं हम x और y की वैल्यू इसके लिए। ओके, ये x और ये y। तो अगर आप y को क्या पुट करते हो, 0, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1300। ओके, अब मैंने जैसा आपको पहले बताया था ना, मैंने फर्स्ट जो मेरा वीडियो है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट अपनी क्लास में, कि अगर आप ऐसी वैल्यूज मत कभी भी चूज़ करो। जैसे आपने y को सपोज की करो कितना ले लिया, 1 ले लिया आपने y को, और y को 1 ले लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 2 यानी कि 1298। तो इस तरह की वैल्यू 1, y को तो रखा आपने 1। ओके, देखो ऐसे मैं बॉक्स बना लेता हूँ और इसे समझाता हूँ। इस तरह की वैल्यू मत लो कभी भी, पुट करो कि आपने y को 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 2, यानी कि 1298। तो इस तरह की वैल्यूज़ को ना ग्राफ पे लोकेट करना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं इनको क्या करना है आपको, अवॉइड, ऐसे वैल्यूज़ मत लो, वरना तो ग्राफ बनाने में क्या होगी, परेशानी होगी आपको लोकेट करने में। ऐसी वैल्यूज़ लो जिनमें ज़्यादा, जिनको लोकेट करना क्या हो, आसान, क्योंकि 0 लोकेट करना हमेशा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक बार तो y को 0 पुट कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। अब कोई ऐसी वैल्यू पुट करो आप जिससे ज़्यादा डिफरेंस ना आए। अगर मैं यहाँ x को मान लीजिए 0 पुट कर लेता हूँ, x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी, देखिए पुट कर देता हूँ, x को 0 करके दिखा देता हूँ। हालांकि आप नहीं भी करें तो रफ में इसको कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 2y। 2y इधर ले आइए आप, तो कितना आ जाएगा आपका 1300। y की वैल्यू आ जाएगी 1300 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ जाएगा ये 2 6 12, 2 5 10, 650 आ जाएगा। ओके, तो आपने x को क्या पुट किया, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 650 आ गई। ओके, नेक्स्ट एक और वैल्यू मैंने हमेशा कहा है कि 2 वैल्यूज से ग्राफ आ जाता है। अगर आपका करेक्ट है तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन हमेशा कितनी वैल्यूज़ ले लो आप, 2 ले लो, 3 वैल्यूज़ ले लो, ताकि बिल्कुल आप 99.99% श्योर हो जाओ कि भाई हमारा सही है। ठीक है, तो एक और वैल्यू हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपने y को ले लिया 650 आपने ले लिया, इधर ले लिया। y की और एक वैल्यू ले लो, आपने ले ली मान लीजिए 500 ले लेते हैं। ओके, 500 पुट किया मैंने y को 500, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 500। कोई ज़रूरी नहीं है जो वैल्यूज़ मैं ले रहा हूँ आपको भी वही लेनी है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। 1000 यानी ये आ जाएगी 300। ओके, तो मैंने यहाँ पे y को लिया 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 300। सिमिलरली आप जो सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ वो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन तो आपकी यहाँ से आ जाएगी फर्स्ट से, जो सेकंड है आपकी, आप सेकंड के लिए भी ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये इक्वेशन 2 है आपकी, ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1300 माइनस 3y। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, वही y को 0 पुट कर लो एक बार, यहाँ पर x और यहाँ y को आपने 0 लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1300। और अगर आप अब x को 0 ले लो, जैसे पिछले में लिया था, आप सोचो तो x को 0 लोगे तो आप 0 लेकर देखो, तो इससे y की जो वैल्यू है वो 1300/3 आ जाएगी। तो मैंने हमेशा कहा था ऐसी वैल्यूज़ नहीं लेनी है, इनको क्या करना है
अवॉइड करना है जिसमें वो इंटीजर्स डेसिमल्स में वैल्यूज़ आएँ, डेसिमल्स में नहीं लेनी है आपको। तो आपको इस तरह की वैल्यूज़ लेनी है। अब जैसे y को अगर आपने पुट कर दिया यहाँ पर, सपोज कीजिए 300, y को क्या ले लिया आपने 300, तो 300 900 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 400 आ जाएगा। और कुछ आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप ले लेते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 200 या 100 ले लो आप, तो 100 ले लिया आपने, तो ये 300 हो जाएगा, तो ये कितने आ जाएगा आपका 1000। अब आप स्केल लेकर क्या कर सकते हो, ड्रॉ। देखो इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। और इसमें आप कितना ले लोगे 1 सेंटीमीटर, ज़्यादा बेटर होगा कि 1 सेंटीमीटर कितना ले लें आप 100 ले लो, तो उससे आपकी सारी ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना 100 के मल्टीपल्स में है। आपकी 650 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 600 और 700 के एग्जैक्टली बीच में आ जाएगी। 100, 200, 300, 400, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो ग्राफ पेपर पर। खाली मेरा जो वो था पर्पज़ वो ये था कि आपको वैल्यूज़ किस तरीके से लेनी है इस तरह की इक्वेशंस में। ओके, और आप ये देखिए यहाँ, और आप ध्यान दीजिए इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें आपकी 1300 और 0 एक वैल्यू आई है। ओके, और जो दूसरी है इसमें भी आपकी देखो 1300 और 0 एक वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब 100% ये है कि ये कॉमन वैल्यू आ गई। और जब कॉमन वैल्यू आ गई तो इस पॉइंट पर ये लाइंस क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट। तो यही इसका सॉल्यूशन भी आएगा, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस वाले पॉइंट पे क्या कर जाएंगी, ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। यानी इसका मतलब बैट 1300 का और जो बॉल है वो 0 रुपीज़ की है। हालांकि ऐसे वैसे पॉसिबल नहीं हो सकता है, पर लेकिन जो भी है मैथमेटिकली ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह बात आपकी समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें ये चीज़ मैंने जो बताई है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ आपको कैसे लेनी है। वैल्यूज़ आपको इस तरीके से लेनी है कि वो आप आसानी से क्या कर सको, लोकेट कर सको उसको। कई बार ग्राफ में ना इस तरह का ग्राफ आता है आपका। देखिए एक क्वेश्चन भी था और हमने कुछ क्वेश्चंस खुद भी किए थे। जैसे जो ग्राफ मैंने किए हुए हैं आप निकाल लेंगे, पेज नंबर आप निकाल लीजिए, एक सेकंड, 42 यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 42 एनसीईआरटी की बुक का। ओके, क्वेश्चन कई बार क्या आ जाता है, फाइंड, जैसे आपको ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लाइंस, फॉलोइंग इक्वेशंस आपको दी गई थी 3x + 4y = 20। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया है पहले वीडियो में। और एक इक्वेशन दे रखी है आपको x - 2y = 0 इसमें। ठीक है, और ये दो लाइंस हमने क्या कर ली, यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब क्वेश्चन क्या आ गया इसमें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज इक्वेशंस एंड एक्स एक्सिस, या बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। यानी हमसे पूछा गया है कि ये जो लाइंस है ना और एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वो एक ट्राइंगल बनाएंगे, उन ट्राइंगल के क्या बताने हैं आपको, कोऑर्डिनेट। तो वो ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या हुए, देखो एक तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट है ये क्या है आपका 0 0। एक ये वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ये वाला ए क्यू, और इस पॉइंट को, ये यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, मैं सपोज करो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ आर। ये है हमारा ट्राइंगल ए क्यू आर की। अब आपने कहा कि भाई ए क्यू आर क्यों लिया, कि दिस इज द ओनली ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, क्योंकि यही एक केवल ऐसा ट्राइंगल है जो कि इन लाइंस और एक्स एक्सिस से मिलकर बना है। ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल पी क्यू ए, ये लाइंस और वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। तो क्वेश्चन, मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आपको आता है ग्राफ ड्रॉ करना, कहीं डिस्कस कर चुके हैं हम। अब आप कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट क्या बताओ, कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 4 2 और एक ये वाला आर जो कोऑर्डिनेट है। तो आर कोऑर्डिनेट पहले भी मैं, अगर आपको ये निकालना है, ये पूरे एक्स एक्सिस पर, पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पर y क्या होता है 0, तो आप y को 0 पुट कर दो,
तो जैसे ही आप y को 0 पुट करोगे तो ये लाइन है आपकी 3x + 4y = 20। तो y को 0 पुट करोगे तो 3x कितना आ जाएगा आपका 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3। यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपका ये होगा बच्चों 20/3 0। जो r कोऑर्डिनेट होगा 20/3 0। तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, एक तो ये कोऑर्डिनेट है a, एक q और क्या है r है। अब इसके बाद हमसे पूछे कि फाइंड द एरिया। क्वेश्चंस कैसे कैसे, हालांकि इसमें नहीं है, मैं सारे एडवांस क्वेश्चन भी बता देता हूँ, कंपटीशन में भी आ जाते हैं आपके इस तरह के क्वेश्चंस, पीसा में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। आप एरिया बताओ कितना है इसका एरिया। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, पहले तो आपको ए से लेकर आर तक की डिस्टेंस पता हो, ए से आर तक की डिस्टेंस पता कर लो आप, ए आर। तो आपका ए आर कितना होगा बच्चों, ये आप देखिए यहाँ पर जो ए पॉइंट है आपका वो है 0 0, जो आर पॉइंट है वो है 20/3 0 और जो क्यू पॉइंट है वो है 4 2। ये इस तरह का ट्रायंगल आपका बन रहा है। ये ए पॉइंट 0 0, आर पॉइंट आपका 20/3, 0 और ये आर पॉइंट आपका क्यू पॉइंट 4 2। ये जो ट्रायंगल आपका बना था। अब इसका एरिया भी पूछ लिया जाए आपसे। तो जब एरिया पूछ लिया जाए तो अगर आपको ए आर पता है और ये पता कर लिया जाए आपका परपेंडिकुलर, तो अगर ये आपको मालूम है तो आप आसानी से क्या बता सकते हो, एरिया बता सकते हो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखो इसका तरीका बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे आप। ए से लेकर आर तक की जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये 0 0 है ना पॉइंट, हाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4, ये 5, ये 6 और आर तक कितनी है 20/3। तो ए आर जो है वो है आपका 20/3 है। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर आपका ये होगा, ये वाला परपेंडिकुलर, दिस वन इज द परपेंडिकुलर। यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो। तो परपेंडिकुलर कितने यूनिट है, आप देखो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, बताइए। ये जो डिस्टेंस है ये है 2 यूनिट आपकी, ये 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक। तो जो ए आर है आपका, यानी कि जो बेस है यहाँ पर, हियर बेस जो है वो है आपका 20/3 यूनिट्स, और हाइट या जिसको हम परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोल देते हैं, एल्टीट्यूड, वो है आपका 2 यूनिट, यहाँ पर 2 यूनिट्स। तो बताइए एरिया क्या होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर वो कितना होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड, हाइट भी बोल देते हैं। तो हाफ यानी कि 20/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर यूनिट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर आएगा हमारा 20/3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर भी हो सकता है, स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। कितना आसान था। अगर हमने ग्राफ सही ड्रॉ किया है तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको एडवांस क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आप कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो ट्रायंगल के, आप एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया उसके लिए बेस चाहिए आपको, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आपका जैसे 0 से 1 तक की डिस्टेंस 1 यूनिट, 0 से 2 तक की डिस्टेंस 2 यूनिट, 0 से 3 तक की डिस्टेंस 3 यूनिट। हालांकि मैं जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं डिस्टेंस फार्मूले से भी बता दूंगा, पर यहाँ पर हम विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमको पता है, कोई कहे कि 0 से लेकर 6 तक की डिस्टेंस कितनी है, तो 6 यूनिट है। तो 0 से लेकर 20/3 तक कितनी है डिस्टेंस, तो 20/3 है। ओके, या अब मुझसे कोई ये पूछे कि बताइए आप ए पी क्यू, इसमें कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, इस वाले ट्रायंगल का कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है बताइए, ए क्या है 0 0, पी क्या है आपका 0 5 और क्यू क्या है 4 2। ओके, अब अगर यहाँ पर एरिया की बात करें तो बताओ यहाँ से ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर यहाँ तक यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 4, और ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली 5 पे काट रहा है। तो इसका मतलब ये 5 यूनिट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, कितनी है 5 यूनिट। तो बेस तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं
ट्राइंगल ए पी क्यू की बात करूं तो बेस ए पी जो है, ए पी वो होगा 5 यूनिट, और जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हमारा हम यहाँ से क्यू से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, आप देखिए ये वाला, दिस वन इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये तक, ये वाली जो डिस्टेंस है बताइए यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये देखिए 4 यूनिट, ये डिस्टेंस है आपकी 4 यूनिट। तो इसमें आपका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 5 यूनिट, एल्टीट्यूड कितना है 4 यूनिट, तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हाफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4 20, 20 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो क्या आ जाएगा आपका ये 10 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा किसका, ट्रायंगल ए क्यू पी का। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको चाहे इसका बता देता हूँ। इसमें देखो ये क्वेश्चन, ये देखिए आपको इसमें क्या था कि आपको 2 लाइंस दी गई थी, 2 रेल्स, x + 2y - 4 और 2x + 4y - 12 = 0। तो इसमें जब ग्राफ ड्रॉ किया गया था, ये वाली नहीं, सॉरी ये पहले वाले का, ये वाली थी आपकी, ये जो ग्राफ है आपका ये इन इक्वेशंस के लिए था। 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। ये पेज नंबर 42 पर ही दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। और ये पेज नंबर 43 पे इसका ग्राफ था, और ये ग्राफ हमने भी ड्रॉ किया था। तो आपका जब, क्योंकि इस केस में आप देख रहे हो, आप देख भी सकते हो इसमें a1/a2 क्या आएगा 2/4 यानी 1/2, 3/6 क्या, b1/b2 क्या आएगा 3/6 यानी 1/2, और c1/c2 भी क्या आएगा 9/18 यानी कि 1/2। ओके, तो इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो 100% क्या होगा कि इसमें क्या होगा आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, और हमने किया भी था ये वाला, और कोइंसिडेंट लाइन आई भी थी ये वाली, ठीक है। अब हमसे पूछे यहाँ पर कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स या फॉर्म्ड बाय दीज इक्वेशंस एंड एक्सिस। एक्सिस का मतलब दोनों एक्सिस यहाँ पर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि एक तो लाइन है और 2 एक्सिस है। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, देखो 0 3, एक ये वाला कोऑर्डिनेट ट्राइंगल यहाँ पर जो बन रहा है आपका, ये ट्राइंगल बनेगा आपका, ये ट्राइंगल। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके 0 3, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 0, और ये कोऑर्डिनेट है हमारे 4.5, 0। तो ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके बाद अगर एरिया की बात करें तो अब इसमें परपेंडिकुलर की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अपने आप में ये राइट ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर होते हैं ना हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर होते हैं, यहीं पे राइट ट्राइंगल है ये। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अगर मैं बेस लेता हूं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए 4.5। तो 4.5 क्या हो जाएगा इसका बेस, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बताइए आप कितना हो जाएगा 3। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसका भी एरिया हम निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल का भी एरिया, ठीक है। तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं ग्राफ्स में। आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में पूछा जाता है कि अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो उससे कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये पूछा जाता है। फिर ये और एडवांस में क्या पूछ लेते हैं, एरिया भी पूछ लेते हैं कि आप उसका एरिया बताओ। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ऑब्वियसली कोई पैरेलल लाइंस हैं तो ऑब्वियसली दोनों लाइंस जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसा इस केस में है। तो ये जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो किसी तरह का ट्राइंगल ये नहीं बनाएंगी। बाकी ये ट्राइंगल बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन दोनों लाइंस मिलकर नहीं बनाएंगी कोई ट्राइंगल। तो इस केस में तो ये जो पूछा जाएगा आपका, ये तभी पूछा जाएगा जब या तो लाइन क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी आपकी, या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, तभी जाकर क्या बनता है ट्राइंगल बन सकता है। तो उसका एरिया आपसे पूछा जा सकता है, तो एरिया आप निकाल लेंगे। आप लोग एसएससी वगैरह की भी जो बच्चे तैयारी करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी, अगर आपने 9th-10th का मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर रखा है तो आप सारे क्वेश्चन उसके कर दोगे, पीसा के क्वेश्चन भी आप कर दोगे। मेन है कॉन्सेप्ट की बात है, ओके। तो ये वाली टेबल बनाई हुई है, ये टेबल के बारे में आपको समझा चुका हूँ कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b, पहला ही अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता तो सीधी सी बात है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन जो मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ जाएं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो तब क्या होता है पैरेलल लाइंस आती हैं आपकी, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस तरीके से। तो इसमें हम देख लेते हैं, देखिए अभी फिर से फिगर 3.5 है ये आपकी पेज नंबर 47। इसमें एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 4, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ द इक्वेशंस दिस वन x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12
इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। आपको पहले चेक करना है कि ये, और चेक भी ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली चेक करने का मतलब है कि हमको इक्वेशंस ड्रॉ करनी ही पड़ेंगी। तो पहले आप क्या कर लो, इक्वेशंस ड्रॉ कर वो लाइंस ड्रॉ कर लो आप, ठीक है, इन इक्वेशंस के लिए। तो एक इक्वेशन आपकी दे रखी है x+3y = 6, उसके लिए देखिए टेबल बनाई हुई है। ये मैं फर्स्ट सेकंड वीडियो में भी और अभी भी मैंने डिस्कस किया है कि आपको कैसे, आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो सीख गए होंगे, अभी सभी स्टूडेंट सीख गए होंगे कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो ये आपका ग्राफ आ जाता है जो फिगर 3.5 में दिया हुआ है आपको। ओके, अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि इसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस या एक्सिस, तो जो दोनों लाइंस भी जिसमें इन्वॉल्व हों, ऐसा ट्राइंगल जिसमें, अब ये ट्राइंगल तो एक तो ट्राइंगल ये भी बन रहा है आपका AOB, लेकिन AOB में केवल एक लाइन आ रही है, ओके, और दोनों एक्सिस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बात है दोनों लाइंस आ रही हों और एक्सिस, कोई भी एक्सिस आ जाए, तो दोनों लाइंस किस में आ रही हैं, कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं, APB में। ये जो APB ट्राइंगल है ना आपका, इसमें दोनों लाइंस भी आ रही हैं और वाई एक्सिस आ रहा है, इससे एक ट्राइंगल बन रहा है आपका। अब पूछा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो। ए क्या है आपका 0 2, ये नहीं कि लिखा हुआ है, वो तो आप बनाओगे ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ये यहाँ 6 0 पे इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन इसका 6 0 आ जाएगा, और P है हमारा 0 -4, तो ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। अब बात आती है यहाँ पर एरिया की, एरिया कैसे निकाला जाए इसका। तो अब आप सोचिए A से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो A से P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, O से A तक की डिस्टेंस क्या है आपकी 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये 2 है, लिखा हुआ अभी 0 2 पॉइंट है, तो ये 2 यूनिट है O से A तक की डिस्टेंस। और O से P तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 4 यूनिट। कोई कहे -4, नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। -4 तो हम किसके लिए नोटेशन होता है हमारा, है ना, केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी 4 यूनिट O से लेकर P तक की, और O से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट। तो टोटल जो डिस्टेंस है ये वाली है आपकी 6 यूनिट डिस्टेंस है A से P तक की। तो AP कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6, और परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ये BO इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपका O से B। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए 6 है, यहाँ से भी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6, तो बेस भी 6 और एल्टीट्यूड भी कितना आपका यहाँ पर 6 आ रहा है। दिस वन इज द परपेंडिकुलर, B से जो O है ये परपेंडिकुलर है आपका, हाइपर एल्टीट्यूड है OB। तो हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड, तो हाफ AP इंटू OB, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36, और 36 का हाफ करेंगे 18, तो 18 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, ये आप कमेंट में लिखेंगे, जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, आप में से कितने बच्चे इसको सही आंसर इसका देते हैं। आपका ये फिगर 3.6 दी हुई है आप, ओके, और ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, वो आप पढ़ लेना, ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब मैं इसमें, ये एक ट्राइंगल बन रहा है दोनों लाइंस के बीच में, ये जो दो लाइंस हैं आपकी, ठीक है, एक लाइन है आपकी y = 4x - 4, दूसरी लाइन है y = 2x - 2, और ये y एक्सिस, इसके बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है, दोनों लाइंस और y एक्सिस के बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है, जिस ट्राइंगल को मैं देखो ट्रेस भी कर रहा हूँ, ये वाला O पॉइंट नहीं है, ये वाला Q 1.10 पॉइंट है, Q B और P, ठीक है, या PBQ, इसका एरिया आपको बताना है, और इसका एरिया मुझे आप बताना, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको थोड़ा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है बच्चों को, तो इसका आपको एरिया बताना है। देखो ग्राफ सब ड्रॉ कर लेंगे, मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे कर लेंगे, है ना, उसके बाद में सॉल्यूशन भी बता देंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये 1 0 पे, तो 1 0 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, तो 1 0 क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया, और क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब कॉन्सेप्ट वाली बात है कि मतलब थोड़ा सा एक हायर लेवल को बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, कि अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एरिया बताइए इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल PBQ का आपको क्या बताना है एरिया, आप कमेंट में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा कि इसका एरिया क्या होगा, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ जाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन है आपके, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or
कोइंसिडेंट। ये बताना है कि पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, ओके, या फिर क्या है आपकी इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। यहाँ दिया नहीं, इंटरसेक्ट, हाँ दिया हुआ, सॉरी, इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस चीज़ में केवल एक चीज़ और मैं बताऊंगा आप लोगों को, छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार हमसे मिस्टेक भी हो जाती है। जैसे आपको इक्वेशन ये दे रखी है, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन है वो दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। माइनस 9 इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 9 एक ही बात है। अगर ये एक इक्वेशन ऐसे दी हुई होती, मान लो माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ना देकर 9 इधर दिया हुआ है, तो आप हमेशा ध्यान देना, कंपेयर करने से पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका आपको ध्यान देना है कि या तो ये इक्वल के साइन से दोनों ही इधर हों या दोनों इस तरफ हों। इसमें मिस्टेक हो जाती है कई बार कि बच्चे क्या करेंगे, a1 को क्या ले लेंगे 5, b1 को क्या ले लेंगे -4, c1 को 8, करेक्ट, a1 को ले लेंगे, a2 को ले लेंगे 7, b2 को ले लेंगे 6 और c2 को ले लेंगे 9, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। c2 9 नहीं होगा, c2 होगा -9, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको क्या करना है, आप तो या तो दोनों कांस्टेंट टर्म को इधर रखिए आप इक्वल के साइन से राइट हैंड साइड में, या दोनों को ही किधर रखना है, लेफ्ट में रखो, ताकि कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो यानी इसको भी इसी फॉर्म में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल -9। हालांकि इसमें ऐसे ही दिया था, पर मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया था कि इसको इस तरीके से आप लिख लीजिए अगर नहीं दिया है, यानी कांस्टेंट टर्म्स को भी आप इधर ही रख लो। अब आप कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि आपको क्या करना है, a1/a2, तो ये आ जाएगा आपका 5/7, ओके। अब b1/b2, पहले हमें a1/a2 और b1/b2 निकालना होता है। तो b1/b2 आ जाएगा आपका, b1 है -4 और b2 है आपका 6, यानी ये आ जाएगा आपका -2/3। तो आप देख रहे हो कि a1/a2 और b1/b2 दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में, ओके, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1। अगर b1 b2 के इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो आगे आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं, c1/c2 निकालना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो लाइंस होंगी, लाइंस विल बी लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस, या ओनली मैं लिख देता हूँ लाइंस विल इंटरसेक्ट, क्या होंगे, करेंगी इंटरसेक्ट। सिस्टम है ना, द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हियर विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, आप बना के देख लेना, ग्राफ बना कर देख लेना, तो आपको जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। और सॉल्यूशन कैसा होगा, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर दीज, सिंपली लिख देता हूँ, इक्वेशंस। ये जो हमारी इक्वेशंस हैं इनके लिए कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हो। अब मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें एक बात डिस्कस की थी, मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा ना, वही है मेरी थोड़ी ये आदत मान लीजिए कि मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ज़रूर जाता हूँ, कि अगर x + y इज़ इक्वल टू 10 है, आप समझना इस चीज़ को, कि मान लो एक पेन है और एक पेंसिल है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है, ये समझ, ठीक है, एक पेन और एक पेंसिल। एक पेन है हमारा x रुपीज़ का और पेंसिल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, दोनों की मिला के कितनी है, 10 रुपीज़, ओके। अब एक स्टूडेंट कहता है कि तो 2 पेन लिए उसने और 2 पेंसिल ले ली, तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर हमें पेन पेंसिल की अलग अलग सेपरेट कीमत भी नहीं पता, सेपरेट कॉस्ट भी हमको नहीं पता उसकी सेपरेट कॉस्ट, एक पेन x रुपीज़ का, एक पेन y रुपीज़ का, दोनों मिला के 10 रुपीज़ के, ओके। अब हमने 2 पेन खरीद लिए 2 पेन से, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, हो जाएगी नहीं डबल, ये सिंपल सी बात है। तो क्या ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग है, नहीं। आपने क्या किया, एक तरह से इसी इक्वेशन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑब्वियसली ऐसा होना भी चाहिए, अगर आपकी एक पेन और एक पेंसिल 10 रुपीज़ की है, तो 2 पेन्स और 2 पेंसिल्स कितने की होनी चाहिए, 20 रुपीज़ की। यानी कि जिस कंडीशन को फर्स्ट इक्वेशन ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, उसी कंडीशन को ये सेकंड इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशंस क्या हैं, हमारी सेम ही हैं, ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग नहीं है, सेम इक्वेशंस हैं, क्योंकि जिस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है
उसी कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेशियो आएगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यानी कि 1/2, यहाँ भी 1/2 आएगा और यहाँ 10/20, यानी कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों आया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? क्योंकि दोनों इक्वेशंस क्या हैं, सेम है, एक ही इक्वेशन है, और एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, y इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 10 - x। तो जो भी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के होंगे वही सेकंड इक्वेशन के भी वही सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जैसे x1 ले लिया, y9 ले लिया, तो 1 और 9 इसका सॉल्यूशन है, तो 1 और 9 इसका भी सॉल्यूशन होगा। x2 ले लिया, y8 आ जाएगा, 2 और 8 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 8 ये रख के देख लो, 8 रख के देख लो, 2 2 4, 8 2 16, 2 और 8 इसका भी सॉल्यूशन होगा। तो x की जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं, हम x कैन हैव एनी रियल वैल्यू, x कैन हैव एनी रियल वैल्यू, x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। एंड फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ए यूनिक और स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। एक अगर इसकी x की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो y की कितनी आ जाएगी 9, तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू 2 ले लूँ तो y की कितनी आ जाएगी 8, x की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो y की कितनी आ जाएगी 7। ऐसे डेसिमल्स में भी ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और जो सॉल्यूशन इसके होंगे वही किसके होंगे, हमारे सेकेंड इक्वेशंस के भी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, जितने भी आप A1/A2 देखते हो ना, तीनों केसेस सेम आते हैं, जैसे A1/A2, B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2। ये इक्वल कब होते हैं, जब हमारी दोनों इक्वेशन ही सेम होती हैं। एक्चुअली एक नंबर से दोनों साइड्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम खाली, तो ये कंडीशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन, अगर एक बच्चा कोई कहता है कि भाई x + y, एक पेन और एक पेंसिल मैंने ली और 10 रुपये की आई, और उसी शॉपकीपर के पास में दूसरा बच्चा गया और उसने कहा कि मैं 3 पेंसिल ले रहा हूँ, 3 पेन और 3 पेंसिल, तो 30 की आनी चाहिए, लेकिन उसने उसको दे दी मान लो कि 40। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कभी भी? क्या कोई x और y की ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जिसके लिए x + y तो 10 आ जाए और 3x + 3y 40 आ जाए? क्या कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? लॉजिकली सोचो कि x + y तो आ जाए 10, लेकिन x और उसी x और y की वैल्यू के लिए मान लो आपने x ले लिया 9 और y ले लिया 1, 9 रुपीज़ का पेन था और 1 रुपये का क्या था, पेंसिल, तो 9 और 1 कितने हो गए 10, सेटिस्फाई होगी, ओके। क्या अब ऐसा पॉसिबल है कि 9 का तो 9 3 का कितना हो गया 27, 27 और 3 तो 30 आएंगे, 40 नहीं हो सकते, यानी इसको सेटिस्फाई वो नहीं करेगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो x और y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जो इसको सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि इसमें क्या किया आपने कि x को 3 से मल्टीप्लाई किया, y को, लेकिन इसको 3 से नहीं किया, इसको किससे किया 4 से। तो इस केस में क्या होगा बताओ आप, देखो A1/A2 कितना आएगा 1/3, B1/B2 कितना आएगा 1/3, और C1/C2 क्या आएगा बताइए 10/40, यानी कि 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो नो सॉल्यूशन आएगा इसमें, नो सॉल्यूशन देगा। लॉजिकली क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। अगर एक पेन और एक पेंसिल 10 की हैं तो 3 पेंसिल और 3 पेन और 3 पेंसिल कभी भी 40 रुपीज़ की नहीं हो सकती, ठीक है ना, उसी टाइप की पेन या पेंसिल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करे और इसको भी। तो इस केस में ये, इसलिए ऐसी लाइंस कैसे, इसमें लाइंस जो आएंगी वो कैसी आती हैं, पैरेलल लाइंस आती हैं और नो सॉल्यूशन आता है। ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा जो मैं टाइम दे रहा हूँ, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, रटने में विश्वास करते हैं और उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं कि अरे क्या ये इतनी सारी फालतू की बातें हमें समझा रहे हैं, हमें तो बस इतना याद रखना है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बस हमें और कुछ भी लेना देना नहीं है, क्या लॉजिक है क्या है, बस हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप इस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने वीडियोज़ ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें जो बच्चे केवल याद रख के हमको भाई 10th तक ही मैथ्स पढ़ना है, बेसिक मैथ्स लेना है, 11th में उनको नहीं लेना, हमें ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें हम उन बच्चों के लिए भी हो जाए
वो याद भी कर लें, वो भी अच्छे मार्क्स ले आएँ। और जो बच्चे आगे मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं या आगे डीप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी मैं कुछ कुछ चीज़ें समझाता रहूँ। तो आप बस थर्ड कंडीशन रह गई। तो आपने देखा कि क्या होता है जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों एक ही इक्वेशंस होती हैं। एक्चुअली इक्वेशंस क्या होती हैं, एक ही होती हैं। जो ये वाली कंडीशन होती है, इसमें इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम होती हैं, बस एक पहली जो इक्वेशन है उसी को किसी को उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया गया होता है। ठीक है, जो कोइंसिडेंट लाइन वाली इक्वेशन होती है। जो ये वाली कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है आपका कि लेफ्ट हैंड साइड को तो अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को किससे कर देते हैं, अलग से। इस केस में ये होता है। लॉजिक आपने समझ ही लिया। और जो बस थर्ड कंडीशन बच जाती है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें क्या होता है कि दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन ऐसी कोई ना कोई कंडीशन होगी जो इसको भी सेटिस्फाई करती है और इसको भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे कि x और y की वैल्यू क्या है आपकी 10। ठीक है, मान लो कि एक पेन और एक पेंसिल दोनों की कॉस्ट 10 रुपीज़ है और दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस क्या है आपका 8 रुपीज़ है। तो ऐसी कोई ना कोई वैल्यू होंगी जो कि इसको भी सेटिस्फाई करें और क्या करे, आपको इसको भी क्या करे, सेटिस्फाई। या दो नंबर्स हैं हमारे जिनका सम 10 है और डिफरेंस कितना है, 8 है। ओके, तो कोई वैल्यूज़ ऐसी हो सकती है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। देख लो यहाँ A1/A2 क्या आएगा, 1/1 यानी 1, और B1/B2 क्या आएगा, 1/-1। साइन भी देखना होता है। तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन इस केस में आएगा। समझ गए? ठीक है। अभी इस पर जो और जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे, एक तो जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन जो डिस्कस किया था आपका कि कंपेयर करके आपको बताना था कि इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। मतलब इसमें आपको ग्राफ खींच के नहीं बताना, आपको जस्ट A1/A2 से ही बता देना है। एक आ जाता है कि जैसे पूछ रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसी को एक्सरसाइज 3.2 का, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तरीका वही है फिर से, लेकिन अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो वर्ड आ गया ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आए, क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये वाला केस, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए, यानी फर्स्ट वाला केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस, क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर क्या है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है वो होता है कंसिस्टेंट। दोनों में ही आपको कंसिस्टेंट बोलना है। ये नहीं है कि आपका अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए तो आप इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो यूनिक हो और चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। सॉल्यूशन तो है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कि जो हमारा इक्वेशंस दी हुई हैं वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। एक आता है हमारा नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन आ जाए, जो कि हमारा सेकंड केस था, इस केस की बना, फर्स्ट और थर्ड केस में, तो जो हमारा थर्ड केस था उसमें यूनिक सॉल्यूशन जो बताया मैंने, और फर्स्ट केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये थर्ड और फर्स्ट में। और जो सेकंड केस है हमारा नो सॉल्यूशन, तो अब बोलोगे आप कि इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट होता है। ओके, ठीक है। तो आपको यही बताना है इसमें कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अब इसमें जैसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करो। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल ना आए, तो भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल आ जाए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, तो भी लाइंस ड्रॉ करनी है। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट आ जाए तो लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि वो कह रहा है इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है,
तभी हमको सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना है, अदरवाइज उसको नहीं करना अगर इनकंसिस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं आपके। देखिए बहुत सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बच सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो मेन क्या है, आपका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि सॉल्यूशंस आप करते हो तो सॉल्यूशंस करने से आपको प्रैक्टिस होती है, लेकिन मेन जो है वो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट से आप हज़ारों क्वेश्चंस भी कर सकते हो, चेंज क्वेश्चन भी कर सकते हो, कितने भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे मेरा कॉन्सेप्ट अब काम आने वाले हैं अगर जिन्होंने अच्छे से सीखा है तो। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variable such that geometrical representation of the pair so form is intersecting line, parallel line, coincident line. Question number 6 exercise 3.2. exercise 3.2 question number exercise 3.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। इसमें एक लाइन हमको दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। एक लाइन हमको दी हुई है, एक इक्वेशन हमको दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि दूसरी लाइन आपको बतानी है, दूसरी इक्वेशन आपको बतानी है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो लाइंस कैसे आए। हमारी पहला केस कि इंटरसेक्टिंग आए, कैसी आनी चाहिए। आपको एक इक्वेशन लिखनी है, लेकिन आप एक नहीं 1000 लिख सकते हो। कैसे, रटना नहीं है, याद होना चाहिए। आपको बताया था इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू ले लो। मान लो कि मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ उससे इसको नहीं करना है, क्योंकि इनका रेशियो क्या आना चाहिए अलग। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आ जाएगा 4x, लेकिन इसको 2 से ना करके मैं इसे किसी और नंबर से कर देता हूँ, -2 से कर देता हूँ, -1 से कर देता हूँ, 2 से नहीं करूँगा। क्यों, अगर मैंने 2 से कर दिया तो ये आ जाएगा 6y, तब उस केस में क्या आएगा 2/4 और 3/6 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो a1/a2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं आएगी। तो क्या किया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से अलावा किसी से भी कर दूँ, मान लो मैंने इसको 3 से कर दिया, क्या आ जाएगा 9y। इसको चाहे तो किसी से भी करो क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है फिर c1/c2 का। तो इसको मैं -8 रख दूँ, इसको डबल कर दूँ, इसको हाफ कर दूँ, इसको 0 कर दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने मान लीजिए इसको कुछ भी नंबर ले लिया, मैंने इसको 7 ले लिया = 0। अब आप देख लीजिए यहाँ पर a1/a2 क्या आएगा बताओ, 2/4 यानी 1/2, और b1/b2 क्या आएगा बताओ 3/9 यानी 1/3। तो अलग अलग आ गया, तो क्या होगा 100% a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। यही हमको करना था। तो क्या आ जाएगा इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी, यानी मैंने जो दूसरा पेयर लिखा सही। अगर मैं इन दोनों का ग्राफ खींचूं और खींचकर आप देख लीजिए, ड्रॉ करके देख लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करके आपका कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपकी आएंगी 100%। तो आप एक नहीं, आप 1000 लाइन लिख सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको मैं 3 से कर दूं, इसको 2 से कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको -1 से कर दूं, अलग अलग से करना है। अलग से करने से क्या होगा, इस अलग से करने से ये होगा कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन अगर सेम से कर दिया, मैंने इसको भी 4 से कर दिया, इसको भी 4 से कर दिया, तो आ जाएगा 4 × 2 = 8x और 4 × 3 = 12y। ठीक है, तो 4 से कर दिया तो क्या आ जाएगा, आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। तो या इसको डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, यानी इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 1x, और इसको किससे कर दूंगा 2 से, तो ये आ जाएगा 3/2। तब भी रेशियो क्या आ जाएगा सेम। तो अगर लेकिन मुझे सेम नहीं लेकर आना, मुझको अलग अलग लेके आना है, तो इसको अलग नंबर से, इसको अलग से कर दो, दूसरी पेयर मेरे पास में आ जाएगा। और ऐसे मैं कितने भी लिख सकता हूँ। देखो मैंने इसको कर दिया 3 से, 3 × 2 = 6x, और इसको कर दिया -1 से 6x - 3y, और इसको कर दिया 2 से, या कोई नहीं भी किया कोई, उसको मैंने कहा c1/c2, मैंने 2 से ही कर दिया, तो ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3। तो 1 और 3 जो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन है, आप इसमें a1/a2 क्या आएगा, देखो 2/6 यानी 1/3, और b1/b2 आएगा 3/-3 यानी -1। क्या आएगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा। तो आप हज़ारों लाइनें लिख सकते हो, जितनी मर्जी चाहे लिख सकते हो, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है मैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर। अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया था पैरेलल लाइंस,
सॉरी, पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। तो पैरेलल लाइंस में आपको पता होता है, पहली इक्वेशन तो ये दे ही रखी है, दूसरी मुझे लिखनी है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है आपको पता है, ऐसे लिखना है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। A1/A2 और B1/B2 तो क्या है, इक्वल, ठीक है। लेकिन C1/C2 क्या है, डिफरेंट। तो भाई जितने नंबर से इसको करो उसी नंबर से इसको करो, लेकिन इसको डिफरेंट से करो, ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6x। इसको 3 से किया, क्या आ जाएगा बोलो, 9y। लेकिन इसको 3 से नहीं करूँगा अब मैं, इसको मैं किसी और नंबर से करूँगा। मान लो इसको 2 से कर दिया, तो माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या आएगा बताओ, इक्वेशन 1 और 4 का अगर मैं सॉल्यूशन करूँ ग्राफिकली, 1 और 4 की बात कर रहा हूँ मैं, A1/A2 कितना आएगा बताओ, 2/6, 1/3 आ जाएगा। 3/9 कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी A1/A2 और B1/B2 क्या आ गए, इक्वल। ओके, A1/A2 फर्स्ट एंड फोर्थ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फॉर फर्स्ट एंड फोर्थ। A1/A2 और B1/B2 का क्या आ जाएगा, इक्वल। और C1/C2 कितना आ जाएगा, -8/-16, यानी कितना आ जाएगा, 1/2। तो नॉट इक्वल टू C1/C2। तो किसकी कंडीशन आ गई बताओ, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की यही कंडीशन होती है ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू। तो जब आपको पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन लिखनी है और एक इक्वेशन दे रखी है, तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करो उसी नंबर से इसको करना, सेम नंबर से विथ सेम साइन। -2 से इसको कर रहे हो तो इसको भी -2 से ही करना, लेकिन इसको -2 से ना करके किसी भी अदर से कर दो। तो आपकी जो लाइन, जो दूसरी लाइन आएगी, तो फिर अगर हम इस लाइन का और इस वाली लाइन का क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्या आएगा, पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है। तो कौन वही, और फिर थर्ड जो हमारा केस है, कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड केस है हमारा इसमें कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा आपका, कि वही एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये तो दी हुई है हमको, है ना, और एक हमको खुद से बनानी है। तो कोइंसिडेंट में तो आपको पता है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या होने चाहिए, इक्वल। यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। और सेम इक्वेशन के लिए क्या है, हमको फिर से पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, चलो अभी तक मैं मल्टीप्लाई कर रहा था सब पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2/3x। ये 3/3 कितना आ जाएगा, y। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1y आ जाएगा। और इसको 3 से डिवाइड किया तो 8/3। इस इक्वेशन को आप देख लो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, देखो A1/A2 कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2/3। तो 2 डिवाइडेड बाय 2/3 क्या आएगा हमारा, 2 × 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा, आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। अब B1/B2 3/1 यानी 3 आ जाएगा। C1/C2 ये आ जाएगा -8/-8/3 ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस कैसी होंगी बताइए आप, कोइंसिडेंट, 100% कोइंसिडेंट आएंगी। आप चाहे दोनों के लिए ग्राफ बना लो, क्योंकि जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही है, क्योंकि सेम ही नंबर से डिवाइड किया गया है ना। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ही है कि अगर दोनों साइड्स को हम सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो कोई भी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो आपने सीखा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितने हो, बच्चे इन छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसते इसलिए क्योंकि रटा हुआ है। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो यही होता है, मैं बहुत सारे वीडियोस इस पर भी देखता हूँ और काफ़ी सारे उसमें वो लिखे रहते हैं कि 1 मिनट में रट लो, 2 मिनट में रट लो, 1 घंटे में रट लो। लेकिन रटने से मैथमेटिक्स क्या हो जाता है, बहुत टफ। और जो बच्चे डीप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये वन डे गेम नहीं है, ये हमेशा के लिए आपको एक हैबिट फॉर्मेशन है आपकी, कि मुझे किसी चीज़ को रटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि उस चीज़ को मैं अच्छी तरह से समझ लूँ।
तब आप क्या कर सकते हो, अब देखो एक और लिखनी हो आपको, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि इन्होंने तो एक लाइन के लिए कहा, आप ऐसे बोल सकते हो सर मैं इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी सेम मेरा एक और मुझे आंसर मिल जाएगा। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे को -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तभी भी क्या आएंगे, दोनों लाइंस क्या रहेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी। लेकिन जिसमें रटा हुआ है एक सॉल्यूशन ही, तो वो नहीं कर पाएगा, वो फिर क्या होगा, भूल जाएगा, फिर कन्फ्यूज़न होगा उसको एग्ज़ाम के टाइम पर। तो इस तरह से आपको नहीं करना, ठीक है। तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और जो भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करना है आप लोगों को कि कमेंट्स में आप क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन आप लिख दें, तो भी मैं उसको, जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा उसको।